वेलकम टू स्टडी बूस्टर ऑफिशियल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो कि है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि इसमें जो है कुछ चीज़ें ज़्यादातर याद करने वाली हैं और समझने वाली भी हैं, तो थोड़ा टाइम देके इसको पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में, वहाँ पे हमने क्या देखा, हमने अपने लंग्स से, अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से O2 और CO2 का क्या किया, एक्सचेंज किया। इसी तरीके से जो हम फूड लेते हैं, खाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनर्जी होते हैं, तो वो भी हम एब्जॉर्व करते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है और एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मूव भी करती है। ये कैसे होता है, किस मीडियम से होता है? तो हमें पता है हमारे पास ब्लड होता है जिसमें O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, फैट्स सब कुछ डाल दिया जाता है और वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके नीड के बेसिस पे वो उसे क्या करता है, पहुंचा देता है सारे पार्ट्स को। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिल जाती हैं। हमारे में तो क्या है, बॉडी फ्लूइड ब्लड है, पर अदर ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी नहीं है कि ब्लड ही उनका क्या हो, बॉडी फ्लूइड हो। इसमें देखते हैं हम जितने भी अलग अलग फाइलम होते हैं, कॉर्डेट्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, हेमिकॉर्डेट्स हो गए, तो इन सब में क्या होता है, अलग अलग मैकेनिज्म से, अलग अलग टाइप से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इन सारे मटेरियल्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम दियर सराउंडिंग थ्रू दियर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। इनके पास स्पेसिफिकली कोई बॉडी फ्लूइड नहीं होता, पानी में रहते हैं, सारे सेलर लेवल के हैं, है ना, टिश्यू लेवल के हैं, तो ये वाटर के थ्रू क्या करते हैं, अपनी बॉडी कैविटी से ये सारे मटेरियल्स का एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आगे बोल रहा है मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन दियर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। जो थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आ गए उनके पास हमने क्या देखा कि कुछ ना कुछ उनके पास स्पेशल फ्लूइड उनके बॉडी में प्रेजेंट है जिससे वो सारे मिनरल्स का, O2 CO2 का, है ना, इन सब का एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ब्लड दिया हुआ है, ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाई मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। मतलब कि जितने भी हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सब में क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस। ब्लड के अलावा हमारे पास लिम्फ भी होता है जो भी क्या करता है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पूरे बॉडी में। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टी ब्लड और लिम्फ की क्या है, जिसको लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन्ड हेयर इन। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या पढ़ना है, ब्लड के बारे में देखेंगे, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ को देखेंगे, फिर किस तरीके में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या सर्कुलेटरी पाथवे वो यूज़ करते हैं वो देखेंगे, डबल सर्कुलेशन देखेंगे जो कि किस में पाया जाता है, बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है, और इसके अलावा एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स का, उसमें क्या होता है, क्रोकोडाइल में भी डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। फिर हमें देखना है रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, और लास्ट में कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए हमारा ब्लड जो है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, हमें ये चीज़ पता है। हमने इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में ये चीज़ देखा था कि हमारा ब्लड क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ये किस किस चीज़ से बना होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। मतलब ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में अब आगे क्या होता है, 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। हमने क्या कहा, ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा होगा, 55% प्लाज्मा होगा। अब हम प्लाज्मा के अंदर देखेंगे तो 90 to 92% हमारा वाटर है प्लाज्मा, और इसके अलावा 6 से 8% हमारा क्या होता है, प्रोटीन उसमें पाया जाता है। वो प्रोटीन्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा।
फिर देखिए क्या क्या वर्क है इन सारे प्रोटीन्स के। जो फाइब्रिनोजेंस होता है आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। आगे हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड देखेंगे। यहाँ पे देखिए ग्लोबुलिन्स जो होता है प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द एल्बुमिन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों जो है प्रोटीन्स के फंक्शन आपको याद होने चाहिए। प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द मिनरल्स। इसके अलावा मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोरीन, ये सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर्स फॉर कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। देखिए जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट करवाते हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते। जब उन्हें ज़रूरत होती है, बॉडी की नीड होती है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आते हैं और फिर ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेसिकली हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट क्या हो जाएगी? हमारी आरबीसी, ल्यूकोसाइट हमारी डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स तो आपको पता ही है। ये सारे क्या हो जाएंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऑल्सो एंड दे कंट्रीब्यूट नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो हमने ब्लड में क्या देखा? हमारा जो ब्लड होता है उसमें 2 चीज़ पाए जाएंगी, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट तो कितना हो जाएगा ये दोनों? ये हमारा कितना है? 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हो गए? 45%। अब इसमें आगे जब हम देखेंगे तो क्या दिया हुआ था? 92% क्या हो जाएगा हमारा? वाटर यानी कि H2O और 6 to 8% क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, और इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी होंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है। एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड। सबसे ज़्यादा यही पाए जाएंगे। ए हेल्थी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 मिलियन to 5.5 मिलियन RBC पर mm³ ऑफ ब्लड। तो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना RBC सेल हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है? 5 मिलियन to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद होती हैं। RBC आर द फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट। हमारे रेड बोन मैरो में ही हमारी RBC फॉर्म होती है जो कि डिवॉइड होती है न्यूक्लियस के। इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता और इसका शेप कैसा होता है? बाई कॉन्केव। ये शेप हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में भी देखा था। दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, hence the color and the name of these cells. A healthy individual has 12 to 16 ग्राम of hemoglobin in every 100 ml of blood. अगर आपके 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो समझ लीजिए आपका ब्लड लेवल क्या है? मीडियम में है, सही है। पर अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। जैसे कि हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन ही क्या करते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा RBC हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज आफ्टर विच दे डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC। इसमें क्या होता है? जो RBC होती है उसकी एवरेज लाइफ 120 डेज़ की होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। और वो जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है तो कहाँ पे जाके एग्जिस्ट करती है? हमारे स्प्लीन में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? RBC का कब्रिस्तान भी बोलते हैं स्प्लीन को। ल्यूकोसाइट क्या होता है? हमारी WBCs होती हैं, आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और ये कम नंबर में होंगे एज़ कम्पेयर टू RBC। इनका एवरेज कितना होता है? 6 से 8,000 पर mm³ हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। RBC 5 से 5.5 मिलियन थी, ठीक है, और यहाँ पे WBC सिर्फ 6 से 8,000 ही हमें देखने को मिलती हैं।
ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं आर जनरली शॉर्ट लिव्ड. वी हैव टू मेन टू कैटेगरीज ऑफ WBCs, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स. अब इनमें क्या होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एजिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रेनुलोकोसाइट होते हैं. और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, ये ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं. तो हमारे ग्रेनुलोकोसाइट में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और ए ग्रेनुलोकोसाइट में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, जिसमें होते हैं कितने प्रेजेंट होंगे, 60 to 65% ऑफ द टोटल RBC. ठीक है, सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होंगे. फिर बेसोफिल जो हो जाएंगे वो सबसे कम होंगे, एवरेज होगा 0.5 to 1% हमारे WBC में. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, अब यहाँ पे देखिए जो मोनोसाइट है वो कितना है, 6 से 8% है. ये कैसे होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स को जो हमारे बॉडी में एंटर हुए हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. बेसोफिल क्या करता है, बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन, इसके अलावा भी और कुछ, एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में ये यूज़ होता है. जो इजनोफिल्स होता है वो 2 से 3% ही होता है, इन्फेक्शन को रजिस्ट करता है, एंड आर आल्सो और क्या करता है, एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस. एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं उसमें भी ये क्या करता है, अपना फंक्शन शो करता है. जो हमारी लिम्फोसाइट्स हो गई, जैसे कि हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में देखा था, आर द 2 मेजर टाइप्स, जैसे B and T सेल्स होती हैं. ये क्या करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के लिए. देखिए यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, शेप एंड साइज दी हुई है हमारे ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स की. यहाँ पे देखिए RBC है, यहाँ पे प्लेटलेट्स दिखाया गया है, ये एजिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये मोनोसाइट, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट. इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं. एक ट्रिक है कि कौन सा हमारा WBC ज़्यादा है, कौन सा कम है, मतलब इसका असेंडिंग ऑर्डर एक है. बम लाओ नालायकों, कैसे याद रख सकते हैं, बम लाओ ना लायकों. यहाँ पे हो जाएगा बेसोफिल, फिर हो जाएगा इजिनोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड न्यूट्रोफिल. बेसोफिल कितना था हमारा, 0.5 to 1%. फिर इजिनोफिल्स कितना था, 2 से 3%. मोनोसाइट्स कितने थे, 6 to 8%. फिर हमारा लिम्फोसाइट 20 to 25%, और जो न्यूट्रोफिल्स है वो मोस्ट अबंडेंट है, 60 to 65%. तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं. आगे देखते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में है. प्लेटलेट्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं. ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको प्लेटलेट्स ना देके थ्रोम्बोसाइट दे दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. ये क्या होती हैं, आर द सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो. बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स, जिसके फ्रैगमेंटेशन से छोटे छोटे टुकड़े जब हो जाते हैं इसके, तो उसी से हमारा प्लेटलेट्स फॉर्म होता है. नॉर्मली हमारे ब्लड में कितना प्लेटलेट्स मौजूद होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 लाख से 3 लाख पर mm³ प्लेटलेट्स हमारे क्या होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है. प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इसमें कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर बोल रहा है, अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच लीड एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी. अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो अगर कहीं पे कट लग गया, हमारे ब्लड क्या हो रहा है, बह रहा है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं. प्लेटलेट्स ही नहीं होगा तो वो सब्सटेंस भी नहीं होंगे, और वो सब्सटेंस नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा. तो इसी को हम बोल देंगे क्लॉटिंग डिसऑर्डर. फिर हमें देखना है ब्लड ग्रुप्स, कितने तरीके के ब्लड ग्रुप्स हमारे ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं उसको देखना है. ठीक है, कह रहा है ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग डिफर इन द सर्टेन एस्पेक्ट तो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर. देखने में तो वो सिमिलर होता है, बट वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन. फिर भी हमने क्या कर दिया, हमें पता है, उसको हमने स्टडी किया, हमें पता चला कि ब्लड ग्रुप 4 तरीके के होते हैं, हमने उसको डिवाइड किया. ठीक है, और 2 ग्रुप बनाया. एक तो होता है ABO ग्रुप जो हमारे 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, उसके साथ RH ब्लड ग्रुप भी हमने उसमें ऐड किया. तो इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने 8 तरीके के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हो गए. ठीक है, हमारे वर्ल्ड में. तो सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुपिंग को देखते हैं. इसमें क्या है, ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन्स केमिकली
दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द RBC नेमली A एंड B, नेमली A एंड B हमने उनको रखा। जैसे कि हमारी RBC की सरफेस है, RBC की सरफेस है, ठीक है, तो इस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट है, इसको हमने बोल दिया A, और दूसरा एंटीजन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, उसको बोल दिया हमने B। तो हमारे जिस RBC के पास A एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे वो हो गया A ब्लड ग्रुप, जिस वाले पे B प्रेजेंट होगा उस पर B ब्लड ग्रुप, जिस पे दोनों प्रेजेंट होंगे उस पर AB ब्लड ग्रुप, और जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा उसके सरफेस पे वो हो जाएगा O ब्लड ग्रुप। इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी भी होगी हमारे प्लाज्मा में, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन, जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड A, B, AB एंड O। एक टेबल दिया हुआ है, अभी हम देख रहे हैं। यू प्रोबेबली नो दैट द ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, कोई भी ब्लड हम किसी को भी नहीं दे सकते हैं। द ब्लड ऑफ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट, हमें मैच करना होगा कि वो ब्लड डोनर का रेसिपिएंट में हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, मैच करेगा या नहीं करेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स, जैसे कि क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC टूटने लगेंगी। अगर आपने A ब्लड ग्रुप के पर्सन को B ब्लड ग्रुप डाल दिया, ठीक है, तो उसकी RBC क्या हो जाएंगी, फटने लगेंगी, डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। द डोनर कंपैटिबिलिटी इज आर शोन इन द टेबल। अब देखिए हम कौन से पर्सन को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, है ना, किसमें एंटीजन प्रेजेंट है, किसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये देखना है। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा ब्लड ग्रुप कितने तरीके का हो गया, A, B, AB और O। देखिए ये हमारा जैसे कि A ब्लड ग्रुप है, ये हमारा RBC है, तो इस पर हमारा कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, A वाला। B के ऊपर कौन सा, B, जहाँ पे दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, तो AB हो गया। और जो O ब्लड ग्रुप के पर्सन होते हैं उनकी RBC पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या हो जाएंगी, अब देखिए हमारे पास एंटीजन है A, तो ये A वाला ब्लड ग्रुप आया तो उसे ये कुछ नहीं करेगा, पर अगर B अपोजिट जेंडर का आ गया, ऐसा समझ लीजिए अपोजिट जेंडर का कोई पर्सन इस ब्लड में आ गया, तो वो उसके खिलाफ क्या कर देगा, एंटीबॉडी बना देगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो A वाले के पास एंटी B होती है, वो अपने से सिमिलर लोगों को ही आने देगा, अदर को नहीं आने देगा, उसकी प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडीज़ होंगी ऐसी। B वाला A को नहीं आने देगा, बहुत ही तगड़े दुश्मन है दोनों। और AB वाला क्या होगा, AB वाले के पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है, उसके प्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट होगी क्योंकि इसके सरफेस पे A भी है B भी है, तो A वाला आएगा तो A वाले से कंपैटिबिलिटी शो कर देगा, B वाला आ जाएगा तो B से कंपैटिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कोई भी एंटीबॉडीज इसकी प्लाज्मा में नहीं देखने को मिलती। और O वाले के पास क्या हो जाएगा, ये तो दोनों से ही बहुत ही डिसिमिलर है, तो इसके पास एंटी A और एंटी B दोनों होगा। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप इसे डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो A ब्लड ग्रुप को कौन कौन डोनेट कर सकता है, A वाला दे सकता है, उससे सिमिलर है, और O वाला इसलिए दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा ये सारे ग्रुप। फिर यहाँ पे देखिए जो B ब्लड ग्रुप है वो B से लेगा और O से लेगा, जो AB ब्लड ग्रुप है वो AB से भी ले सकता है, A से ले सकता है, B से ले सकता है, O से भी ले सकता है, और जो O वाला है वो सिर्फ और सिर्फ O से ले सकता है क्योंकि इसी से ही सिमिलैरिटी शो कर रहा है। B से नहीं ले सकता, A से नहीं ले सकता, AB से नहीं ले सकता क्योंकि इन सब के सरफेस पे क्या एंटीजन प्रेजेंट है जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं अगर ये ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर हमें दिख रहा है O, सभी को दे सकता है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सबसे ब्लड ले सकता है वो हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है, ग्रुप O ब्लड कैन डोनेटेड टू द पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस O ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। और जो पर्सन विथ AB ग्रुप है कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम द पर्सन विथ AB एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ द ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई। आगे क्या है, RH ब्लड ग्रुपिंग है, ABO ब्लड ग्रुपिंग इतनी ही थी, इसके बाद RH ब्लड ग्रुपिंग देखनी है। इसमें क्या होता है, अनदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द rhesus monkeys, hence RH जिसको बोला गया, is also observed on the surface of RBC of the majority, nearly 80% of the humans,
देखिए RH एंटीजन बोल रहा है, RH एंटीजन र्यूसस मंकी था, कोई मंकी था र्यूसस मंकी, उसी के नेम पे इसका नाम दिया गया है। उसके ब्लड सेल्स को जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि इस पे कुछ एंटीजन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, उसका नाम इन्होंने दे दिया RH एंटीजन। फिर इन्होंने किसी ह्यूमन पे, जो ह्यूमन की ब्लड सेल्स हुई उस पर स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि 80% ऑफ द ह्यूमन बीइंग के ब्लड में ये वाला सेम टू सेम एंटीजन पाया जा रहा है 80% में। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव कर दिया, RH पॉजिटिव, और अगर RH नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, सिर्फ A और B वाला एंटीजन है, तो उसको बोल दिया RH नेगेटिव एंटीजन। इस तरीके से RH की ब्लड ग्रुपिंग हुई। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, ये 80% वाले जिन पे ये वाला एंटीजन था, और विथ होम दिस एंटीजन इज absent इज कॉल्ड RH नेगेटिव, जिनमें नहीं था एंटीजन उसको बोल दिया RH नेगेटिव। An RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigen। तो इससे में क्या पता चला, RH नेगेटिव पर्सन है तो उसको हम RH पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते, नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव ही लेगा, पॉजिटिव नहीं लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अगर पॉजिटिव इसको दे दिया गया तो वो अपने प्लाज्मा में एंटीबॉडी बना लेगा और उस ब्लड्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूज़न। तो हमें ABO ब्लड ग्रुपिंग के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड भी देखना पड़ेगा, तभी हम उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल केस देखने को मिलती है हमें RH इनकम्पैटिबिलिटी का, मिसमैचिंग का, हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर विद द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। यहाँ पे ये केस हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। माँ जो होनी चाहिए, प्रेग्नेंट मदर जो होनी चाहिए वो RH नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, और जो हमारा फीटस है, ठीक है, बेबी है, वो RH पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, RH एंटीजन ऑफ द फीटस do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta। कोई बेबी है, ठीक है, सपोज यह एम्ब्रियो, यह है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये हमारा प्लासेंटा, ठीक है, मदर की बॉडी से ये कनेक्ट है। तो ये प्लासेंटा क्या होने देता है, जो हमारी मदर है और जो फिटस है इनके ब्लड को क्या होता है, एक्सपोज मिलने नहीं देता है, एक्सपोज नहीं होने देता है। पर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, इस जो है मदर की पहली डिलीवरी है और फर्स्ट चाइल्ड क्या है उसका RH पॉजिटिव है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। हो सकता है कि जो ये फीटस है उसका ब्लड माँ के ब्लड से मिक्स हो जाए, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, पर वो मिक्स हो सकता है, ठीक है। पर किस टाइम पे, जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक नहीं, जब उसकी डिलीवरी होने वाली है उस टाइम पे ऐसा कोई केस हो सकता है। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव नहीं ले सकता है ना, तो वो क्या करेगा, RH एंटीजन के खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाने लगेगी माँ की। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, आगे जब वो अगर प्रेग्नेंट हुई और इफ़ RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर नेगेटिव है कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। उसने एंटीबॉडी बना के तैयार करके रख ली अपनी बॉडी में, फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आगे भी और भी प्रेगनेंसी होती है, बच्चा अगर RH पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं उनका ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज़ हुआ, तो जो एंटीबॉडी माँ ने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बॉडी में बनाया था RH एंटीजन के खिलाफ, वो एंटीबॉडी प्लासेंटा के थ्रू अगर पार कर गई तो जो फीटल RBC होगी, जो बच्चा होगा, उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। तो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, सेकेंड बेबी थर्ड बेबी की चांस में अगर ऐसा होता है तो उस बच्चे को क्या हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक। दिस कैन बी अवॉइडेड बाई एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। अगर कोई लेडी है, फर्स्ट चाइल्ड उसका है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के तुरंत बाद, ठीक है, वो RH नेगेटिव है, ठीक है, बच्चा RH पॉजिटिव है, तो हम उसको क्या देते हैं कि उसके बॉडी में अगर थोड़ा बहुत ब्लड अगर मिक्स भी हो गया है बेबी का, तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी ना बने, इसके लिए anti-RH एंटीबॉडी हम तुरंत ही दे देते हैं डिलीवरी के बाद उस माँ को,
आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए कोआगुलेशन ऑफ ब्लड देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ बोल रहा है व्हेन योर कट योर फिंगर्स और हर्ट योर सेल्फ योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड। लगातार हम देखते हैं कि ब्लड नहीं बहता है, कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, ब्लड स्टॉप कर देता है फ्लो करना। ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। वहाँ पे कुछ क्लॉट बन जाता है हमारे इंजरी की जगह पे। तो वो क्लॉट और कोआगुलम बनता कैसे है, इट इज़ अ क्लॉट और कोआगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स। बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, उसका नेटवर्क बन जाता है उस जगह पे। वो कौन सा थ्रेड होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिन। उसमें क्या होता है, इन विच फाइब्रिन के अंदर डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म ऑफ एलिमेंट ऑफ ब्लड के एलिमेंट जो कि डेड हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और वो जो हमारा नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है फाइब्रिन का, उसमें आके ट्रैप हो जाएंगे, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और फर्दर ब्लीडिंग नहीं होगी। आगे कह रहा है फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। क्या कहना चाह रहा है, फाइब्रिन कैसे बनेगा, कोई इनएक्टिव सब्सटेंस है फाइब्रिनोजन जो कि हमारे प्लाज्मा में मौजूद है, उसमें एक एंजाइम वर्क करेगा थ्रोम्बिन, जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है थ्रोम्बिन कैसे बनेगा, थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से क्या होगा, थ्रोम्बिन, और इस पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। कहना क्या चाह रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले होगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इस पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम दिया हुआ है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। थ्रोम्बिन में ये इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा है इनएक्टिव है, बट थ्रोम्बिन क्या है हमारा, एक्टिव होगा। ये सब कहाँ पे हो रहा है, हमारे प्लाज्मा में हो रहा है। ठीक है, फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, हमारे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। कुछ इसी तरीके से रिएक्शन चलती है हमारे प्लाज्मा में जब हमें कट या इंजरी होती है, तो फाइब्रिनोजन को इसने कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन, और यही फाइब्रिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है, जहाँ पे क्या होते हैं, डैमेज फॉर्म आके इकट्ठा हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर देते हैं। फाइब्रिनोजन भी जो होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और हमारा फाइब्रिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, थ्रोम्बिन, और यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम यूज़ होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। आगे कह रहा है दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस कास्केड प्रोसेस। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल नहीं है। आगे हम इसको और भी ज़्यादा डीपली देखेंगे आगे की क्लासेस में। पर यहाँ पे ये जो भी सीरीज ऑफ रिएक्शंस है उसको हमने नाम दे दिया कास्केड प्रोसेस, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें यूज़ होते हैं। प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट, सारे के सारे फैक्टर्स इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। जब बॉडी की नीड होती है तो वो क्या होते हैं, इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। आगे बोल रहा है an injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation। जब ट्रॉमा या इंजरी होती है तो हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड से कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाते हैं जो कि कोagulation में मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो कैन इनिशिएट कोagulation। इसके अलावा प्लेटलेट्स के अलावा और कहाँ से फैक्टर्स निकलते हैं, जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो भी कुछ क्या करते हैं, फैक्टर रिलीज़ करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो कैल्शियम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड क्लॉट करने में। फिर हमें देखना है लिम्फ टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू सम वाटर along with many small water soluble substance move out into spaces between the cells of tissue leaving the larger protein and the most of the formed elements in the blood vessels। देखिए, ये हमारी आर्टरी है, फर्दर बहुत सारी कैपिलरीज इसमें डिवाइड हो गई है। ठीक है,
सारी कैपिलरीज हैं। और फिर ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आता है और फिर वेन्स के थ्रू ये क्या होता है, हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। इस तरीके से कुछ होगा। हमारे टिश्यू है, यहाँ पे प्रेजेंट है टिश्यू। ठीक, इसके बीच में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होगा, जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू हम ब्लड और टिश्यू से एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का, एनर्जी का, है ना, तो वो सारी चीज़ यहाँ से एक्सचेंज हो रही है, इसको बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इस फ्लूइड में क्या होता है, जो भी ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह सब्सटेंसेस, WBC, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो भी आते हैं वो सारे यहाँ पे रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और बाकी जो लार्जर प्रोटीन होती हैं ब्लड में और जो RBCs होती हैं वो इधर ही ब्लड में रहती हैं, वो पास यहाँ से नहीं करती हैं। फिर इट हैज़ सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। जो चीज़ें प्लाज्मा में होती हैं, जो मिनरल्स प्लाज्मा में होते हैं, सेम टू सेम वही सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में देखने को मिलते हैं, जहाँ से ये क्या करते हैं, ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। ठीक है, देखिए न्यूट्रिएंट्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू इन दिस फ्लूइड। आगे क्या बोल रहा है, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे वेसल्स का एक नेटवर्क होता है, इस फ्लूइड के थ्रू निकलता है और फिर ये जाके कहाँ पे ओपन होता है, हमारे वेन्स में। अब ये क्यों ऐसा क्यों हमारे नेचर ने बनाया, देखिए यहाँ से लगातार फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, O2 ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सबका एक्सचेंज हो रहा है इस जगह से। पर अगर यहाँ से हमने इस फ्लूइड को बाहर नहीं निकाला, वेन्स में दोबारा से नहीं पहुँचाया, तो क्या हो जाएगा, लगातार हमारे ब्लड में कमी होती जाएगी, है ना, ब्लड वॉल्यूम कम होता जाएगा और बाकी यहाँ पे ये स्पेस भी क्या होता जाएगा, भर जाएगा पूरी तरीके से। तो जो चीज़ यहाँ पे आई है, एक्सचेंज होने के बाद उसको वापस लौटाना भी ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ से सारी चीज़ें आई, न्यूट्रिएंट्स आए, गैसेस आए, टिश्यू के साथ एक्सचेंज हुआ और फिर बाकी जितना भी मटेरियल था उसको इस लिम्फेटिक वेसल्स ने क्या किया, इकट्ठा किया और फिर उसको ले जाके हमारे वेन्स में क्या किया, रिलीज़ कर दिया और वो ब्लड में जाके मिक्स हो गया, फिर हार्ट में जाएगा, फिर दोबारा से वहाँ से ऑक्सीजन वगैरह आएगी, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये जो नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को यहाँ से ड्रेन करते हैं और वेन्स में जाके छोड़ते हैं, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, लिम्फेटिक वेसल। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फ। तो यहाँ पे इस लिम्फ वेसल्स में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, यहाँ का जो इसने उठाया है, ड्रेन किया है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, लिम्फ नाम दे दिया। अब लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूइड। क्यों कलरलेस होगा, क्योंकि यहाँ से जितना भी मटेरियल आया था उसमें से RBCs नहीं आए थे, कोई भी पिगमेंट नहीं आया था, तो वो कलरलेस हो जाएगा, उसी को इसने उठाया और ड्रेन किया। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या होती हैं, हमारी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं इन्हीं लिम्फेटिक वेसल्स में, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स करने में हेल्प करती हैं। लिम्फ इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ETC। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिम्फेटिक जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, अगर हमारे ब्लड के थ्रू टिश्यू के पास या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई अदर फॉरेन मॉलिक्यूल आ गया, बैक्टीरिया आ गया, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकती है, तो जब यहाँ से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ये लिम्फ वेसल उठाता है अपने पास, तो यहाँ पे जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बैक्टीरिया, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं और उसके बाद जो बाकी की चीज़ें होती हैं तब यहाँ पे जाके रिलीज़ करती है और हमारे बॉडी को कोई भी नुकसान होने से बचा लेती हैं उस बैक्टीरिया या फॉरेन मॉलिक्यूल्स के थ्रू। तो इसलिए इस मामले में भी हमारे लिम्फेटिक वेसल्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टील प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर्स में हमारा ये चीज़ दिया हुआ था कि जैसे हम प्रोटीन्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शुगर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट जो हमारे फैट्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो सकते इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू। तो उनको हम किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, लैक्टील, ये भी एक तरीके का क्या होता है, लिम्फ होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फैट को एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में। अब देखिए सर्कुलेटरी पाथवे कितने तरीके का होता है, यहाँ पे दिया हुआ सर्कुलेटरी पाथवे आर ऑफ 2 टाइप्स, ओपन और क्लोज।
ओपन और क्लोज दो तरीके का होता है। जो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के मेंबर्स में, इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट passes through large vessels into the open spaces और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस। क्या करता है, ब्लड पंप किया जाता है उनके हार्ट से, जो लार्ज वेसल्स के थ्रू ओपन स्पेसेस में चली जाती हैं और बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं साइनसेस। इसमें जो टिश्यू होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के वो डायरेक्टली बाथ करते हैं ब्लड में। Annelida and chordata have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels। यहाँ पे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे टिश्यू, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का एक क्लोज नेटवर्क होगा जहाँ से टिश्यू और ब्लड के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा सारे मटेरियल्स का। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। एक ज़्यादा एडवांटेज होता है इसका क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइजली रेगुलेटेड होती है सारी चीज़ें। ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, पॉसेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। हमारे पास भी क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट विथ एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। फिश के पास सिर्फ दो चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। एम्फीबियंस जो होते हैं, ठीक है, फ्रॉग जिसमें आते हैं, एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, इसमें कितने होंगे, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होंगे जिसमें से 2 आर्ट्रिया होगा और एक सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। वेरियस क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स पॉसेस अ 4 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। हमारे पास भी क्या होते हैं, 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। फिर देखिए, इन फिशेस the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and the supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart। सिंगल सर्कुलेशन यहाँ पे होता है। समझ लीजिए, ये फिश का क्या है, हार्ट है। इसमें क्या होगा, 2 ही चैम्बर होगा, एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। यहाँ से बॉडी से क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एट्रिया में, देन वेंट्रिकल में, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे उसके टिश्यू से, फिर वो यहाँ से कहाँ चला गया, गिल्स के पास चला गया और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड होके फिर से क्या हुआ, बॉडी पार्ट्स में आ गया। तो कुछ इस तरीके से इसमें सर्कुलेशन होता है। आगे, इन एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स द लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स या लंग या स्किन जो भी इसमें होगा, एंड द राइट आर्ट्रियम गेट्स द deoxygenated blood from the other body parts। However, they get mixed up the single ventricle which pumps out mixed blood, या इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो होता है बट वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इसमें क्या होगा, एम्फीबियंस में ये उसका हार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, 2 आर्ट्रिया प्रेजेंट है, राइट एंड लेफ्ट, और एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो देखिए, यहाँ से अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दोनों यहाँ पे वेंट्रिकल्स में क्या हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलेशन डबल तो हो रहा है पर क्या है, मिक्स ब्लड यहाँ पे है, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हम बोलेंगे। बट ऐसा बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है, और जो हमारे क्रोकोडाइल्स होते हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली पासेस ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड। ठीक, इसमें क्या होगा समझिए, हमें ह्यूमन हार्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, वहाँ पे मैं आपको आराम से टाइम दे के समझाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया, 2 एट्रिया हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, 2 वेंट्रिकल हो गया। ये है राइट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी से और फिर इसके थ्रू हमारे लंग्स में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू क्या कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट आर्टिया में, ठीक है, लेफ्ट आर्टिया में क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा कर के हमारे आर्टरीज के थ्रू हमारे टिश्यू में, हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा सर्कुलेशन होता है। फिर
द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग। तो यहाँ पे देखिए आप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, 4 चैम्बर हार्ट है, यहाँ पे सारी की सारी क्या है, वॉल्स हैं। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्सअप नहीं हो रहा है, तो इसको हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। तो यहाँ देखिए 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे है हमारा आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, हेंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमें क्या पढ़ना है, हमने सारी चीज़ें देख ली जो बेसिक चीज़ें थी। प्लाज्मा देख लिया, ब्लड देख लिया, ब्लड ग्रुपिंग देख लिया, आरएच ब्लड ग्रुपिंग देख लिया, लिम्फ देख लिया, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड देख लिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हमें मेन क्या देखना है, अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को देखना है, हार्ट को देखना है, कार्डियक आउटपुट को देखना है, रेगुलेशन देखना है, उसके डिसऑर्डर्स देखने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब इसके पार्ट 2 में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेगुलेशन वगैरह हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं पार्ट 2 में।